ठीक है। मनन खुद को ही कोसे जा रहा था इसके बाद कि उसने क्या कर दिया गुस्से में। बस मनाली भी शांत हो जाए, फिर उससे इस बारे में शांति से बात कर सकते हैं। ये सोचकर वो घर के लिए निकल गया। घर आ चुका था। मनाली गाड़ी से उतरी और मनन ने उसे रोककर कहा, मनाली आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मनाली सिर्फ उसे देखती रही। मनन का बोलना जारी था, मुझे कुछ और भी बात करनी है तुमसे, वो मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं तो उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। मनाली ने उसकी तरफ देखा और मनन हिचकिचाते हुए, क्योंकि वो लोग सुबह ही आ गए तो बताने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए तुम बना लोगी इतने लोगों का खाना? फिक्र मत कीजिए, बन जाएगा। इतना सुनकर मनन ने उसे फीकी मुस्कान दी और वो दोनों घर के अंदर आ गए। अंदर सब मनन का इंतजार कर रहे थे। सब लोग उन दोनों को देखकर खड़े हो गए। मनन ने उन सबसे मनाली को मिलाया और वो लोग मनाली को आंखें फाड़ कर देखे जा रहे थे। रिधिमा मुंह खोलकर कहती है, ओह माय गॉड मनन, क्या लड़की लेकर आया है तू, बिल्कुल अप्सरा। रिधिमा उछलते हुए कहती है, मनन ये तेरी गर्लफ्रेंड है ना? बड़ी सोनी कुड़ी है यार। रिधिमा की बात सुनकर मनन मुस्कुराकर मनाली की तरफ देखने लगा। निशा का तो जैसे चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया जब उसने खुद से भी ज्यादा किसी खूबसूरत लड़की को देखा। सब लोगों का हाल रिधिमा की तरह ही था। वो अभी भी मनाली को मुंह खोलकर देख रहे थे। अरे यही कुक है यार, परी जी, अंश मुस्कुराकर कहता है। अमर, पर मनन ने तो इनका नाम मनाली बताया। अरे इनका नाम मनाली है, पर मेरे लिए तो ये परी जैसी ही है, इसलिए मैं परी जी बोलता हूँ। मनाली को सब लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ये निशा से हजम नहीं हो रहा था। तो वो मनाली के पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और अकड़ कर बोली, ओह तो ये है तुम्हारी सो कॉल्ड कुक। अंश उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, जबान संभालो निशा जी। इतने में निशा उसे जवाब देती है, क्या हुआ अंश, इतने क्यों भड़क रहे हो मुझ पर, ऐसा क्या कह दिया मैंने इससे? इतना कहकर निशा ने मनाली का दुपट्टा पकड़कर कहा, और हाँ तुम कहाँ थी, हमें भूखे मारने का इरादा था क्या, इतनी लेट क्यों आई, बोलो, या तुम्हें बड़े लोगों की गाड़ियों में बैठने का शौक है? मनाली ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। निशा को ये देख कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। यू इडियट, तुमने मेरा हाथ झटका, तुम्हें तो ना मैं। निशा इससे पहले कुछ ज्यादा और कह पाती कि मनन उस पर चिल्ला पड़ा। मनन गुस्से में उससे बोला, निशा अपनी हद में रहो, समझी? तुम इस सो कॉल्ड लड़की के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो मनन? बंद करो अपनी बकवास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मनाली को कुछ कहने की? अगर इसके बारे में एक भी और शब्द कहा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ, इसलिए अपनी लिमिट मत भूलो। मनन का ये बर्ताव निशा को जैसे चुभ सा गया था। वो यही सोच रही थी कि मनन ने एक मामूली सी लड़की के लिए उसे इतना बुरा भला कह दिया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से पीछे हट गई। सब लोग ये देख रहे थे। रिधिमा ने बात को संभालते हुए मनाली को हाय कहा और बदले में मनाली ने भी हाय कह दिया। सैम मुस्कुराकर मनाली के पास आया और अजीब सी नजरों से देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, हेलो परी, आई मीन मनाली। मनन का ये देखकर खून खौल उठा। अंश भी उसे घूरकर देखने लगा। मनाली ने उसे एक नजर देखा और बिना बोले वहां से किचन में आ गई। मनन ये देखकर मुस्कुराया और सैम ने अपना हाथ जोर से दबा लिया। मनन उसको आंखें दिखाकर कहता है, हाथ मिलाने का इतना ही शौक है तो मुझसे मिला ले। मनन ने ये कहकर कुछ ज्यादा ही हाथ दबा दिया। सैम उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश ही करता रहा, पर मनन का तो जैसे मन ही नहीं था उसका हाथ छोड़ने का। उसका बस चलता तो सैम का हाथ अभी इस वक्त तोड़कर उसके हाथ में दे देता। मनन उसको अपनी तरफ खींचकर कहता है, याद रख तू अभी भोपाल में है, इसलिए अपनी ये गंदी नजरें नीचे करके रख, वरना क्या हो सकता है ये तुझे अच्छी तरह से पता है। इतना सुनकर सैम गुस्से में कहता है, क्यों, तेरे बाप का राज है क्या? मनन का अब गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो कुछ कहता इससे पहले ही हनी और अंश ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया। मनन ने उसका हाथ छोड़ा और सैम भी उससे दूर हो गया। सब जानते थे कि सैम और मनन के बीच कभी सुलह नहीं हो सकती, और सबसे बड़ी बात कि मनन को जब गुस्सा आता है तो वो सामने कौन है वो कभी नहीं देखता। इसलिए लोगों ने उन्हें अलग अलग बिठा दिया और इधर उधर की बातें करने लगे। मनाली किचन में खाने की तैयारी करने लगी और बसी उसकी मदद कर रहा था। सब लोग अपने पुराने किस्से याद कर करके सुना रहे थे। अमर मनन से कहता है, वैसे एक बात बता मन, तुझे इतनी खूबसूरत कुक कहाँ से मिल गई? बस मिल गई यार, मिलने को तो भगवान भी मिलते हैं, फिर ये कौन सी बड़ी बात है। इसी बीच में मनन को एक कॉल आई जो कि रागिनी की थी। सर वो मिस्टर मंथन 1 घंटे में आ रहे हैं और आपसे अभी मीटिंग करना चाहते हैं। अरे वो तो दोपहर को आने वाले थे ना? हाँ सर, पर वो अभी आ रहे हैं, मैंने उनको बोला था कि दोपहर को ही आए, पर वो माने ही नहीं। क्या मुसीबत है, इस मंथन को भी चैन नहीं है, पता था मुझे ये मेरे सर पर ही बैठेगा। हाँ सर, अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, 1 घंटे में आ रहा हूँ मैं, और अगर मुझे लेट हो जाए तो उन्हें रोक कर रखना, ओके? ओके सर। इतना बोलते ही कॉल कट गई। अंश मनन से पूछता है, क्या हुआ, कौन दोपहर को आने वाला था? मनन परेशान होकर उसे जवाब देता है, अरे यार अंश, वो मंथन था ना, दोपहर को आने वाला था, बस अब सुबह सुबह यहाँ आकर मेरे सीने पर मूंग तलने बैठ गया। 1 घंटे में मीटिंग फिक्स की है नए ऑर्डर की। अरे कोई नहीं भाई, चले जाएंगे, और वैसे भी वो हमेशा बड़ा ऑर्डर ही तो देता है, मैं तेरे साथ चलूंगा, चिंता मत कर। जाना तो पड़ेगा ही। निशा मनन के चेहरे को छूते हुए कहती है, मैं भी आऊँ क्या जान? मनन उसका हाथ झटक कर, घूमने नहीं जा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ, ओके, कोई जरूरत नहीं है। निशा को उसकी बेरुखी से बात करना अच्छा नहीं लगा और वो वहां से पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। सब लोग निशा का बर्ताव देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे वो भी यही चाहते हो कि निशा कभी भी मनन के करीब ना आए। यहाँ मनाली नाश्ता बनाने में लगी थी। इतने लोगों का खाना बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इतने सालों में उसने यही तो सीखा था, और किसी ने सच ही कहा है कि कोई भी मुश्किल आए तो उसका नुकसान ही नहीं बल्कि फायदा भी देखना चाहिए। मनाली को तो जैसे इन सब चीज़ों की अब आदत सी हो गई थी। यहाँ रानी जी, सुभाष जी और मंदिरा नाश्ता कर रहे थे। मंदिरा को एक कॉल आई। सामने से उसकी फ्रेंड बोलती है, हाय मंदिरा, वाणी बोल रही हूँ। हाय वाणी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ये बता फोन कैसे किया?
अरे वो मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आज मैं, कैंडी और जेसिका शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो तू साथ में चलेगी क्या? मंदिरा मुस्कुराकर कहती है, यस व्हाई नॉट, मुझे भी शॉपिंग करनी है, बहुत कुछ खरीदना है। ठीक है, तो फिर कुछ ही देर में निकलते हैं, मैं तुझे मैसेज कर दूंगी कि कहाँ आना है। ओके ओके वाणी। इतना कहकर मंदिरा ने कॉल काटी। रानी जी और सुभाष जी भी उसकी बातें सुन रहे थे। मंदिरा जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए, माँ मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो पैसे चाहिए। शॉपिंग? पर बेटा शॉपिंग तो तूने पिछले हफ्ते की थी, अब फिर से शॉपिंग? तो क्या हुआ माँ, मेरी फ्रेंड डेली कुछ ना कुछ खरीदती रहती है, मुझे भी खरीदना है, तो मुझे जल्दी से पैसे दो ना आप। सुनिए अगला भाग, बदतमीज मंदिरा। सुभाष जी सख्ती से उससे बोलते हैं, मंदिरा पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उनके लिए कमाना पड़ता है, और मेरे पास इतने फिजूल खर्चे के लिए पैसे नहीं है। रानी जी भी उसे समझाते हुए कहती हैं, देखो बेटा तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुमने अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही तो शॉपिंग की थी और अब फिर से शॉपिंग। बेटा तुम्हारी दोस्त होगी रईस घराने की, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, समझो इस बात को। मतलब आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे? कहा तो सही कि पैसे नहीं है तो कहाँ से दें? मंदिरा को अब कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कभी होते भी है या नहीं? मुझे पता था कि आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे, आप लोग सिर्फ अपना देखते हो, रखिए अपने पैसे संभाल कर, इतने पैसे लेकर कहाँ जाएंगे आप लोग, मैं भी देखती हूँ। सुभाष जी मंदिरा के रवैये को देखकर बौखला उठे और उस पर चिल्लाकर बोले, मंदिरा बदतमीज लड़की, कुछ ख्याल नहीं है तुझे अपने माँ बाप का कि कैसे बात करते हैं उनसे? सुभाष जी इतनी जोर से चिल्लाए कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से गुस्से में रोते रोते चली गई। रानी जी उन्हें शांत करते हुए कहती है, देखिए आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ उससे। समझाइए समझाइए अपनी लाडली को, अगर दोबारा ऐसे बात की तो कमरे में बंद कर दूंगा इसे, फिर अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। रानी जी सुभाष जी का गुस्सा देखकर उसके कमरे में चली आई। मंदिरा वहां बैठकर तकिए को नाखून से नोच रही थी। वो अपना गुस्सा तकिए पर निकाले जा रही थी। रानी जी ये देखकर उससे तकिया छीन लेती हैं। मंदिरा क्या कर रही है, इसे क्यों फाड़ रही है? और इतना कहकर रानी जी तकिए को पलट पलट कर देखने लगी। रानी जी तकिया उसको दिखाते हुए कहती हैं, देख तो यहाँ से कितना फट गया है, अब इसको दूसरा कवर चढ़ाना पड़ेगा। मंदिरा रानी जी की बात पर आग बबूला हो उठी, वो उन्हें घूर कर देखने लगी। रानी जी तकिए को देखकर फिर कहती हैं, अब इस रंग का कवर मैं कहाँ से लाऊं, तेरे नाखून भी इतने बड़े कि सीधा इनमें छेद कर दिया। मंदिरा का गुस्सा अब फट पड़ा। वो गुस्से में अपनी माँ से बोलती है, माँ आपको मेरी कोई फिक्र विक्र है या नहीं, या आप अपने स्टूपिड से तकिए की फिक्र करती रहेंगी? मैं यहाँ रो रही हूँ, ये नहीं दिखता आपको? बाहर पापा ने मुझे इतना डांटा, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, और अभी मेरी फिक्र करने की बजाय आपको इस तकिए की पड़ी है। हद है आपकी भी। मंदिरा इतना बोलते ही रानी जी की तरफ पीठ दिखाकर बैठ गई और रोने लगी। रानी जी उसे समझाते हुए कहती हैं, अरे बेटा ऐसा नहीं है, तू ये सब छोड़ और रोना बंद कर दे जल्दी से। रानी जी ने उसके आंसू पोंछने चाहे, पर मंदिरा ने उनका हाथ झटक दिया और रोते हुए बोली, जाओ आप, मुझसे मुझसे कोई प्यार नहीं करता माँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। यहाँ आपको अपनी पड़ी है, पापा को अपने पैसों की पड़ी है, और आपको अपनी इस तकिए की पड़ी है। मेरा तो किसी चीज पर हक ही नहीं है इस घर में। ये बोलकर मंदिरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। रानी जी उसे गले लगाकर कहती हैं, अरे मेरा बच्चा ऐसे मत बोल, किसने कहा है कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता, मैं करती हूँ ना। मंदिरा सिसकियां लेते हुए कहती है, नहीं आप भी नहीं करती, अगर करती होती तो मुझे मुझे पैसे देने से मना नहीं करती आप, और ना ही पापा के सामने आप चुप रहती, उन्होंने मुझे इतना डांटा, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा माँ। रानी जी उसके आंसू पोंछकर कहती हैं, अच्छा पहले चुप हो जाओ बेटा, देखो तो तुमने अपना मेकअप खराब कर लिया। हाँ, मंदिरा ने मुंह फेर लिया। रानी जी अपने पर्स से पैसे निकालते हुए कहती हैं, अच्छा अब चुप हो जाओ। मंदिरा ने पैसे देखे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर आई। वो उछलते हुए, थैंक यू माँ, आप सबसे बेस्ट हो, आई लव यू सो मच माँ। रानी जी मुंह बनाकर कहती हैं, अच्छा अभी तो तुम कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और अभी बेस्ट भी हो गई। मंदिरा उनको गले लगाकर कहती है, नहीं आप बेस्ट हो, मुझे पता था कि आप मेरी बात जरूर मानेंगी, थैंक यू माँ। कोई बात नहीं बेटा, तेरे लिए ही तो है सब कुछ, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, अपने पापा से माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से तूने उनसे बात की ना, उनको इस बात का बहुत बुरा लगा बेटा। माँ डोंट वरी, मैं पापा से माफी मांग लूंगी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया था उन्हें। अब की ना तूने समझदारी वाली बात, जा पहले जाकर उनसे माफी मांग, फिर चले जाना शॉपिंग के लिए, और हाँ पैसे सोच समझ कर ही खर्च करना, ठीक है? ओके माँ, मैं आती हूँ तैयार होकर। हाँ। मंदिरा ये बोलकर बाथरूम में चली गई और रानी जी भी बाहर आ गई। उधर मनन के घर रिधिमा भी किचन में चली आई। वो मुस्कुराते हुए मनाली से पूछती है, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? मनाली ने अपनी साइड में खड़ी रिधिमा को देखा, जो उसे देखकर कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी। उसने नाम में सर हिला दिया और अपना काम करने लगी। रिधिमा उसके पास आकर फिर बोली, वैसे तुम्हारा नाम बहुत ही प्यारा है, किसने रखा है? मनाली के हाथ रुक गए। उसने रिधिमा की तरफ देखकर कहा, माँ और पापा ने। बहुत अच्छा नाम रखा है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, मतलब क्या खाती हो, कोई स्पेशल डाइट? मुझे भी बताओ ना, मैं भी शुरू कर दूंगी, मुझे भी तुम्हारी तरह खूबसूरत दिखना है। मनाली उसकी तरफ देखकर कहती है, आप तो पहले से ही ज्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए आपको ये सब करने की क्या जरूरत? मनाली ये बोलकर वहां से निकलकर दूसरी तरफ आ गई। रिधिमा उसके पीछे पीछे घूमते हुए आई। आई नो मेरी भी स्किन अच्छी है, पर यू नो तुम्हारी सुपर पावरफुल है, मतलब इतनी ज्यादा कि तुम्हें अंधेरे में भी खड़ा कर दिया जाए ना तो बल्ब की तरह चमकोगी। मनाली, अच्छा मतलब आपको बल्ब बनना है? अरे नहीं यार, मैं तो अपनी खूबसूरती से लड़कों को दीवाना बनाना चाहती हूँ, सब मुझे देखे, मुझ पर दिल फेंके, वाओ मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है। मनाली उसकी बातों पर सोचकर कहती है, किसी को दीवाना बनाने के लिए खूबसूरती की क्या जरूरत, दिल साफ रखो तो लोग अपने आप ही दीवाने बन जाते हैं। रिधिमा, बात तो सही कही है, फिर भी बताओ ना क्या राज है इस खूबसूरत चेहरे के पीछे? मनाली, कोई राज नहीं है,
ना मैं डाइटिंग करती हूँ, पहले से ही ऐसी हूँ। इतना सुनकर रिधिमा उछलते हुए कहती है, ओह मतलब नेचुरल ग्लो, वाओ, फिर तो तुम्हारा ग्लो कभी डाउन ही नहीं होगा। मनाली फीकी तरह मुस्कुराकर कहती है, काश ये ऐसा होता। मतलब? मनाली उसकी तरफ देख लंबी सांस लेकर कहती है, दुनिया खूबसूरत चेहरे को तलाशती है, उनको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए खूबसूरती की ज़रूरत होती है। खूबसूरत लोगों की ज़िंदगी एक फूल की तरह होती है, जो जितना खूबसूरत होता है उतना ही लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर वो फूल दुनिया के सामने आ गया तो उसको कई सारी नज़रों का सामना करना पड़ता है, जिनमें अच्छी नज़रें भी होती हैं और कुछ बुरी भी। अगर अच्छे लोगों ने तोड़ा तो भगवान के चरणों में चढ़ाए जाएंगे, और अगर बुरे लोगों के हाथ लगा तो सिर्फ उसकी खुशबू लेने के लिए उसे तोड़ा जाएगा और थोड़े ही वक्त में कीचड़ में फेंक दिए जाएंगे। इतना बोलते ही उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे और वो उनको छुपाने की कोशिश करने लगी। मनन ये सब कब से बाहर खड़े होकर देख रहा था। मनाली की बातें ऐसी थी जिसमें उसका दर्द छिपा था। उसको ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि उसके दिल का हाल बांट सके। वो भी मनाली की बातें सुनकर उसे देखने लगा। रिधिमा को कुछ कुछ समझ आया और कुछ कुछ नहीं, तो वो सर खुजाते हुए बोली, थोड़ा बहुत समझ में आया मुझे। आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इन बातों पर, बस बाहर जाकर बैठिए। ओके। रिधिमा मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी। उसे मनन दिखा तो वो उसे देखते हुए कहती है, अरे मनन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर क्यों खड़े हो? मनाली ने मनन की तरफ देखा जो कि उसे ही देखे जा रहा था। मनन, कुछ नहीं, बस तू जा यहाँ से, मैं आता हूँ अभी पानी पीकर। ओके, जल्दी आना। हाँ। मनन ने हाँ में सर हिला दिया। वो मनाली के पास आया और इशारे से बसी को बाहर जाने के लिए कहता है। बसी के बाहर जाते ही वो ठीक मनाली के पीछे खड़ा हो गया। मनाली पीछे मुड़कर जाने को हुई तो वो मनन से टकरा गई और गिरते गिरते बची। मनन ने उसको संभाल लिया। वो मनन से दूर हुई पर मनन फिर उसके पास आया और बोला, तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागती हो, खा थोड़े ना जाऊंगा। मनाली ने अपना सर झुका लिया। मनाली उसकी आंखों से बचते हुए कहती है, कुछ काम था आपको? मनन मुस्कुराकर किचन के सरफेस पर बैठकर कहता है, हाँ, बहुत बड़ा काम था। मनाली मन ही मन सोचने लगी कि इनको हर वक्त मुझसे ही काम क्यों होता है, और वो तड़का लगाकर बोलती है, हाँ तो बोलिए। मनन मुस्कुराकर, तुमसे बात करनी थी। मनाली उसकी तरफ देखकर कहती है, बोलिए। तुमसे कुछ पूछना था। मनाली उसे नजर हटाकर फिर कहती है, बोलिए। मनन, मेरी तरफ देखोगी तो पूछता हूँ। मनाली बिना उसकी तरफ देखे, मैं सुन सकती हूँ साहब। मनन सरफेस से उतरा और उसके करीब आया और सरफेस पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुककर धीरे से बोला, ऐसी बातें बिना आंखों में आंखें डाली नहीं की जाती, परी जी। मनाली उसके इतने करीब आने से डर गई। उसकी तो सांसें ही रुक गई और दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। मनन अभी भी अपनी नशीली आंखों से उसे देखे जा रहा था। मनाली उसकी आंखों में देख रही थी। पल भर के लिए उसे होश ही नहीं रहा कि मनन उसके कुछ ज्यादा ही करीब है। वो उसकी आंखों में खो सी गई थी। वो अपना सारा दुख, सारी परेशानियां एक पल के लिए भूल गई और उसकी आंखों में ही डूब गई। मनन उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। मनन का भी कुछ मनाली की तरह ही हाल था। आखिर उसने पहली बार उसे करीब से देखा था। आज का ये खूबसूरत पल मनन के दिल की किताब में छप जाएगा। मनन को अभी भी कुछ होश नहीं था, जैसे उसे आसपास की कोई खबर ही ना हो। अचानक कुकर की सीटी बजी और मनाली को जैसे होश ही आया और वो तुरंत मनन से दूर हटी। मनन भी उसे देख रहा था और मन ही मन कुकर को गालियां दे रहा था कि उसने भी अभी ही बचना था। इतना अच्छा सीन चल रहा था। मनाली मनन से अब कुछ ज्यादा ही दूर हो गई थी। उसने खाने का सामान फटाफट समेटा और बाहर चली गई। मनन, जो ये सब देख रहा था, वो मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखने लगा। उसने सोचा कि अभी भी उसकी बात अधूरी रह गई। जो बात करने आया था वो तो उसने बोला ही नहीं। अब वो कोई दूसरा मौका तलाशने लगा और मुस्कुराकर बाहर चला आया। बाहर सब हंसी मजाक कर रहे थे। सब हनी की खिंचाई कर रहे थे और हनी बुरा सा मुंह बनाकर बैठा हुआ था। मनन वहां आया और हनी के गले में हाथ डालकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वो सबको देखते हुए कहता है, अरे इतना क्यों हंस रहे हो सब लोग, और तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ है तुझे? हनी मुंह फुलाकर कहता है, कुछ नहीं हुआ। मनन ने सबको देखा तो वो सब हनी पर ही हंस रहे थे। अमर ने हनी को और ज्यादा परेशान करना चाहा। अरे मन, वो हम बचपन के किस्से सुना रहे थे, इसका भी किस्सा निकल आया सामने। रिधिमा हंसते हुए, किसका किस्सा सबसे ज्यादा फनी था? मनाली भी वहीं खड़ी थी और सबको खाना परोस रही थी। मनन पूछते हुए, पर किस्सा क्या है ये तो बताओ। अंश हंसते हुए कहता है, अरे तुझे याद नहीं है क्या, जब हम स्कूल में थे और नेशनल एंथम के लिए सब बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा होते थे तो ये हमेशा ही लेट आता था और पीछे झाड़ियों में से खड़ा होना पड़ता था। अमर हंसी दबाते हुए कहता है, और फिर झाड़ियों में मच्छर इसके पैर को काटते थे तो ये नोटबुक उठाकर मारता था। रिधिमा दांत दिखाकर कहती है, और जब सारे मच्छर इससे दूर नहीं हो जाते थे तब तक ये उनको मारता रहता था और पूरे 1-2 घंटे तक वहीं घूमता रहता था। मनन को भी हंसी आ गई। उसने भी कहा, हाँ यार, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, रोज का तो इसका यही ड्रामा था। हनी झल्लाते हुए कहता है, ओए तुम सब लोग बंद करो दांत दिखाना, वरना तुम सब लोगों के लिए कच्चे चिट्ठे में खोल दूंगा। सैम उसे उकसाते हुए कहता है, अच्छा कौन से कच्चे चिट्ठे, हमारे यहाँ बता। रिधिमा, हाँ हाँ बोल, बता सबको। हनी कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उन सब में से उसके अलावा ऐसी हरकतें कोई नहीं करता था। वो सोच रहा था कि एक तो ऐसी हरकत मिल जाए इन सबकी जिससे कि वो सबकी बोलती बंद करवा दे, पर ऐसा उसको कुछ याद ही नहीं आया। अभी याद नहीं आ रही यार, तुम सब लोगों के कारनामे, वरना एक एक को बता देता, फिर मैं हंसता तुम लोगों पर। हाँ। इतना बोलते ही उसने मुंह फेर लिया। मनन, अंश और बाकी सब लोग उस पर हंस पड़े। हंसते हुए मनन कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था और उसकी स्माइल जैसे किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। उन सबको हंसते हुए मनाली देख रही थी। मनन की तरफ देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी, पर आखिरकार उसकी नजर थोड़ी देर के लिए ही सही उस पर पड़ ही गई, जो बाकी सबके साथ हनी पर हंसे जा रहा था। मनाली उसकी तरफ नहीं देखना चाहती थी, पर उसकी हंसी ही ऐसी थी जिसने मनाली की नजर उस पर टिकाकर रखी थी। मनाली कब से उसे ही देखे जा रही थी। जब मनन की नजर सामने खड़ी मनाली पर पड़ी तो वो उसे बड़े प्यार से देखने लगा, जैसे वो अपनी स्माइल खुद से ही उसे दिखा रहा हो। मनाली ये देखकर कुछ ज्यादा ही घबरा गई और वहां से मनन की नजरों से अपनी नजर चुराते हुए चली गई। मनन उसको मुस्कुराता हुआ देखता ही रह गया।
सबने नाश्ता शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म भी कर लिया। सब बातें करने में गुम हो गए। मनन कमरे में आया और तैयार होने लगा। निशा भी उसके कमरे में आ गई और उसको पीछे से जकड़ लिया और रोमांटिक अंदाज में कहती है, ओह बेबी आई लव यू। मनन ने उसको अपने पीछे से छुड़ाया और दूर हो गया। यहाँ क्या कर रही हो निशा? निशा उसके सामने आकर कहती है, तुम्हें प्यार। मनन उसका चेहरा अपने चेहरे से हटाकर कहता है, निशा लेट हो रहा है मुझे, जाओ यहाँ से। निशा फिर से उससे चिपकते हुए कहती है, जान मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, और आज ही तो आई हूँ मैं। हमने तो अभी ठीक ठाक से बात भी नहीं की और अभी ही मीटिंग पर जा रहे हो। निशा उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर हाथ घुमाए जा रही थी। वो उसके होठों के करीब आकर कहती है, आज कहीं नहीं जाओगे तुम, आज हम दोनों इसी कमरे में एक दूसरे के साथ रहेंगे। मनन उसे कब से घूरे जा रहा था। उसे निशा की बातें जैसे जहर की तरह लग रही थी। निशा ने अब मनन के होठों को चूमना चाहा तो मनन ने उसे जोर का धक्का दिया। वो सीधा बेड पर जा गिरी। निशा उसे हैरानी से देखने लगी। मनन अब ज्यादा ही गुस्से से तमतमा उठा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हें समझ नहीं आता या अपना दिमाग बेच कर आई हो? कब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? मनन की आवाज इतनी तेज थी कि हॉल में बाकी सब उसकी आवाज सुनकर कमरे की तरफ आ गए। वो निशा को और मनन को देखे जा रहे थे। मनन गुस्से से उसे उंगली दिखाकर, दूर रहो मुझसे, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। यहाँ घूमने आई हो, घूमो फिरो, खाओ पियो और ऐश करो और चलती बनो। निशा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहाँ हर एक शख्स मनन को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इससे पहले मनन ने निशा से इतनी रूडली कभी बात नहीं की थी। वो बस अब निशा की ओर ही देख रहे थे, जिसकी आंखों में गुस्से के अलावा आंसू भी थे। उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि मनन उससे इस तरह की बात भी कर सकता है, जैसे कि वो कोई गैर हो। उसकी आंखों से अब झरझर आंसू टपकने लगे। मनन वहां से गुस्से से चला आया और अंश भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। वहां से सब लोग नीचे आ गए और मनन के गुस्से को लेकर खुसर फुसर करने लगे। मनन नीचे आकर मनाली से टकरा गया। वो बिना मनाली की तरफ देखे गुस्से में चिल्ला पड़ा, दिखाई नहीं देता है क्या? मनाली उसके गुस्से को देखकर थोड़ा पीछे हट गई और उसके मुंह से सिर्फ सॉरी निकला। मनन और कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसने मनाली पर नजर डाली, जो डरी हुई नजरों से उसको ही देख रही थी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही अंश वहां आकर उसका हाथ पकड़ता है और मनाली से जल्दी जल्दी बोलता है, सॉरी परी जी, और उसे खींच कर बाहर लाकर गाड़ी में बिठा दिया। मनाली को समझ ही नहीं आया कि आखिर मनन को हुआ क्या। यहाँ अंश ने गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ घुमा दी। सुनिए अगला भाग, बोया पेड़ बबूल का। वहां मंदिरा तैयार होकर हॉल में आ गई और जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी। रानी जी उसे पीछे से रोककर कहती हैं, मंदिरा रुको। और मंदिरा उन्हें इग्नोर करते हुए, क्या है माँ, अभी मुझे लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं, बाय। मंदिरा फिर से जाने को हुई तो रानी जी ने उसे फिर रोक लिया। मंदिरा कहा ना रुको, तुमने पापा से माफी नहीं मांगी? माँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है माफी मांगना, ओके मांग लूंगी मैं आकर। तुम्हें ये जरूरी नहीं लगता? मैं कहती हूँ अभी जाओ और उनसे कान पकड़कर माफी मांगो। माँ आपको दिखाई नहीं देता क्या मुझे लेट हो रहा है, और वैसे भी मैं माफी मांगने की बात तो आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि गलती उनकी थी, तो मैं क्यों माफी मांगू? पहले ही अगर हाँ बोल देते तो पैसों के लिए इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। एनीवे लेट हो रहा है मुझे, जा रही हूँ मैं। और मंदिरा चली गई। सुभाष जी कब से ये सब अपने कमरे के दरवाजे से खड़े होकर देख रहे थे। रानी जी निराश होकर पीछे मुड़ी तो उन्हें सुभाष जी दिखाई दिए। सुभाष जी उनके पास आए और उन्हें देखकर, मेरे मना करने के बावजूद भी आपने उसको पैसे दिए? रानी जी कुछ बोलने को हुई तो तभी सुभाष जी ने हाथ दिखाकर उन्हें चुप करने को कहा। मेरी बात पूरी नहीं हुई है रानी जी, आपको क्या लगता है पैसे देकर आपने उसे खुश कर दिया? नहीं रानी जी, आपने अपना माँ होने का फर्ज तो निभा दिया, पर उसकी जिद को और भी बढ़ावा दे दिया। रानी जी उनको समझाते हुए कहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और पैसे दे दिए तो क्या हुआ, सिर्फ कुछ खरीदने तो गई है ना, वैसे भी तो हमारी बेटी है, हम उसकी जिद पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सुभाष जी भारी गले से कहते हैं, हाँ एक ही बेटी है जिसको अपने बाप से माफी मांगने के लिए भी वक्त नहीं है, तो पछतावा तो करना भी जरूरी नहीं समझती वो तो, उसके बाप को उसके किए बर्ताव से कितनी ठेस पहुंची है क्या पता उसको। रानी जी उनकी बाजू पकड़ते हुए कहती हैं, आप रो रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, वो नादान है अभी, उसे कहाँ समझ है इन सब बातों की। सुभाष जी सर झुकाकर, नादान होती तो इतना बुरा नहीं लगता उसकी बातों का रानी जी, पर वो अब बड़ी हो गई है, उसकी बातों को हल्के में नहीं ले सकता। रानी जी उन्हें सोफे पर बिठाकर कहती हैं, आप इतना मत सोचिए, वो आ जाएगी तो मैं उससे बात करती हूँ, तब तक आप ये सब भूल जाइए और आराम कीजिए। सुभाष जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मंदिरा की बातों पर ही सोच रहे थे। उधर मनन अपना सर पकड़कर बैठा था गाड़ी में। पूरी गाड़ी में शांति थी। अंश उससे कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता उसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। बस थोड़ी ही देर में वो अपनी कंपनी के अंदर थे। मिस्टर मंथन मनन और अंश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मीटिंग शुरू हुई और मनन सिर्फ अपने ऑर्डर को लेकर बड़े ही इत्मीनान से समझाया जा रहा था। अंश भी वहीं बैठे बैठे मंथन को अलग अलग हीरों का एक्सप्लेनेशन दे रहा था। मीटिंग खत्म हुई और मंथन ने एक बड़े स्टॉक का ऑर्डर उनको दिया। वो रागिनी के साथ सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके चले गए। मनन केबिन में आकर अंश के साथ बैठ गया। रागिनी केबिन में आई और कुछ पेपर्स पर मनन और अंश के सिग्नेचर्स लिए। रागिनी अंश को ही देख रही थी और मुस्कुराकर कहती है, हेलो सर कैसे हैं आप? जैसा तुमने छोड़ा था वैसा ही हूँ। रागिनी शर्माते हुए कहती है, क्या सर आप भी ना, खैर मैं आपके लिए कुछ मंगवाऊँ, बताइए क्या लेंगे आप लोग? जो आप प्यार से लाएंगी वही ले लेंगे। मनन अब अंश को कुछ ज्यादा ही घूर रहा था, वो दोनों का मेलोड्रामा देख रहा था। रागिनी शर्माते हुए पूछती है, तो क्या कॉफी लेकर आऊँ मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं रागिनी जी, आप कॉफी लाएं और हम ना पिए, ऐसा कभी हुआ है भला? रागिनी मुस्कुराती हुई रह गई। वो फिर मनन से पूछती है, सर आपके लिए भी? रागिनी की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही बीच में मनन बोल पड़ा, जहर लेकर आओ वही ठीक है मेरे लिए, तुम दोनों का ड्रामा देखने से तो अच्छा है कि मैं जहर खाकर ही मर जाऊं। इतना सुनकर रागिनी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी और मनन को उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था।
रागिनी ने हड़बड़ाकर उसकी नजरों से बचते हुए केबिन से बाहर निकलना चाहा, पर वो बिना आगे देखे चल रही थी और उसकी नजर पीछे बैठे मनन पर थी जो उसे गुस्से से देख रहा था। वो दरवाजा बिना खोले आगे बढ़ गई तो वो जोर से दरवाजे से टकराई। उसने सामने देखा तो उसने दरवाजा खोला ही नहीं था और पीछे बैठे अंश की हंसी छूट गई और वो शर्म के मारे अपना माथा सहलाते हुए बाहर चली गई। अंश हल्का सा हंसते हुए, भाई तेरा मूड तो ठीक है ना अब? हाँ ठीक है, लग तो नहीं रहा। अब तुझे क्या मैं स्टैम्प पेपर बनवा कर दूं? तो फिर चले, यहाँ रहकर क्या करना है? चलना चाहिए, वहाँ मनाली अकेली होगी। परी जी कहाँ अकेली हैं? सारे नमूने तो घर पर ही है ना। मनन उसकी तरफ देखकर, तो सारे नमूने सो रहे होंगे। ये तो तूने सही कहा, चल फिर चलते हैं। मंदिरा भी यहाँ शॉपिंग मॉल से निकली और अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं खड़ी रहकर बातें करने लगी। वो रोड क्रॉस करने को हुई। मंदिरा का सामान उससे संभाला नहीं जा रहा था। वो बस धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगी। तभी वो किसी गाड़ी के सामने आ गई। मंदिरा की दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दूसरी साइड ले आई। मंदिरा की जैसे डर के मारे ही सांसें रुक सी गई थी, क्योंकि गाड़ी कुछ ज्यादा ही स्पीड में थी। अगर उसकी दोस्त ने उसे खींचा नहीं होता तो पक्का उसकी आज ऊपर की टिकट कटती। गाड़ी थोड़ा आगे निकल चुकी थी और मंदिरा उस गाड़ी को गुस्से से देखने लगी और कांपती हुई आवाज में गुस्से में भद्दी सी गाली देकर चिल्लाई, ओए अंधे, दिखता नहीं है क्या तुझे? नॉनसेंस। गाड़ी वहीं रुक गई और पीछे की तरफ आने लगी जहां मंदिरा और उसकी फ्रेंड्स खड़ी थी। गाड़ी मंदिरा के सामने खड़ी हो गई और मंदिरा अब कुछ ज्यादा ही गुस्से से चिल्लाने लगी। मंदिरा गुस्से से गाड़ी को लात मारते हुए कहती है, क्यों बे स्टूपिड, तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी स्पीड में गाड़ी कौन चलाता है? बाहर निकल कंजर कहीं का। मंदिरा की दोस्त उसको शांत करने में लगी थी। गाड़ी का कांच पूरा का पूरा बंद होने के कारण उसमें कौन बैठा है ये देखना मुश्किल था। अंदर से खिड़की का कांच डाउन हुआ। मंदिरा और उसकी फ्रेंड्स ने उस शख्स को देखा तो वो हैरान हो गई। डर के मारे उसके हाथ से सारा सामान छूट गया। वो लड़का अंश था जो चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें ही देख रहा था। उसके साथ ही मनन आंखें बंद करके वहीं बैठा था। मंदिरा की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो चुकी थी। अंश मुस्कुराते हुए, सड़क मेरे बाप की तो नहीं है, पर मेरी जरूर है। इतना कहकर उसने अपना चश्मा नीचे किया और मंदिरा को देखने लगा। मंदिरा को कुछ ज्यादा ही डर लगने लगा। वो तो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। अंश बाहर निकला और ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। अंश मंदिरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ गुस्सैल, नकचड़ी और डरपोक हो, पर आज पता चला कि तुम बदतमीज भी हो। क्या कहा था तुमने? मुझे दिखाई नहीं देता? हाँ। अंश उसका जवाब ना पाकर वहां खड़ी जेसिका का चश्मा उसकी आंखों से हटाता है और मंदिरा की आंखों पर लगा देता है और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ के सिग्नल की तरफ घुमाता है। अंश उसकी तरफ देखकर कहता है, ग्रीन सिग्नल किसके लिए होता है, बताना जरा। मंदिरा तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो तो बस अपने चेहरे से अंश का हाथ हटाने में लगी थी, पर अंश की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अंश मुस्कुराकर दांत पीसते हुए कहता है, इस चश्मे को उतारना मत, इसकी जरूरत तुम्हें है। ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी रोड क्रॉस कर रही थी, मतलब हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। अगर तुम थोड़ा सा वक्त भी लगा देती ना मेरी गाड़ी के सामने से हटने से, तो मेरा पक्का इरादा था तुम्हें उड़ाने का, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। ये बोलकर अंश ने उसके चेहरे पर से हाथ झटका। अंश उसे उकसाते हुए कहता है, फिर कभी अगर तुम्हें ऐसे ग्रीन सिग्नल पर रोड क्रॉस करना हो ना तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी की स्पीड डबल कर दूंगा। तुम्हारी टिकट कटवाने का शुभ काम मेरी गाड़ी से ही होना चाहिए, है ना? वैसे भी तुम इस दुनिया पर बोझ हो और मैं इस दुनिया का बोझ कम करके सबका भला करना चाहता हूँ, तो फोन करके जरूर बताना। अंश इतना बोलते ही हल्का सा हंस दिया। मंदिरा की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे, जिसे मनन भी देख रहा था। वो सिर्फ अंश की तरफ बेबस भरी नजरों से देख रही थी। अंश ये देखकर उसकी तरफ झुका और धीरे से कहता है, इतना कुछ तो नहीं कहा मैंने, पर रत्ती भर भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे मुंह से सॉरी तक नहीं निकला? मतलब गजब की अकड़ रखती हो तुम। रखो जितनी रखनी है तुम्हें, तुम्हारी अकड़ को तो मैं ही सीधा करूंगा। इतना कहते ही वो मुस्कुरा दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने एक नजर मंदिरा को देखा और उसे कुछ आंखों से अजीब से इशारे किए, जैसे कि वो उसे चिढ़ा रहा हो। मंदिरा बस आंखों में आंसू लिए उसे गुस्से से देखती रही। उसने अपना सामान उठाया और वहां से भागती हुई चली गई। अंश ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मनन भी आंखें बंद किए मुस्कुराए जा रहा था। अंश उसे देखकर कहता है, तू किस खुशी में मुस्कुरा रहा है? बस तुझे देखकर। मुझे देखकर? क्यों? तूने जिस तरह से उससे बात की वही देखकर हंसी आ रही थी। आज तूने एक लड़की को तमीज सिखाई और वो भी मुफ्त में। बस यही देखकर सोच रहा था कुछ। आज तूने एक लड़की को तमीज सिखाई और मुफ्त में ज्ञान भी दिया। बस यही सोच रहा हूँ। उसको ज्ञान देकर कोई फायदा भी नहीं, बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद है वो। उसके बोलने के तरीके से पता चल गया कि वो कितनी बदतमीज लड़की है। मनन मुस्कुराता रह गया। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। मनन अपने कमरे में चला गया और अंश से कॉफी लाने के लिए कह दिया। अंश ने मनाली से कॉफी बनाने के लिए कह दिया। मनाली ने कॉफी बनाई और रात को उसने मनन को देने के लिए कहा। अंश वहां आया और उसे वहां से किसी काम के बहाने खींचते हुए ले गया। घर में सब लोग सो रहे थे और बसी भी मार्केट सब्जियां खरीदने गया था। अब उसे ही कमरे में जाकर मनन को कॉफी देनी थी। वो कुछ सोचकर उसके कमरे की तरफ चली गई। वहीं निशा अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि मनाली मनन के कमरे में जा रही है और ये देखकर वो गुस्से में तमतमा उठी। वो वहां आकर कमरे से बाहर खड़ी हो गई। मनाली अंदर आई तो उसने देखा कि वहां मनन नहीं है, तो उसे बाथरूम से आवाजें आने लगी। उसने वहीं टेबल पर कॉफी रखी और उसका वेट करने लगी।